ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। होपफुली आप लोगों के बहुत सारे मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हैं और मतलब मुझे मेल आया है सॉरी कमेंट्स में, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिप्लाई भेज दिया है। जो भी आपका कोई कंसर्न था ये था, बट अगेन फर्दर जो भी मैंने आपको भेजा है कंसर्न, उसके बावजूद भी फर्दर आपको कोई चीज़ पूछनी है या जाननी है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो अगेन यू कैन सेंड मी द मेल। बट डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते हैं कि आपने अगर मुझे अभी मेल भेजा है तो मैं अभी के अभी आपको रिप्लाई कर दूं। दैट थिंग लिटिल बिट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मुझे टाइम देखना पड़ता है। अभी भी बहुतों का एक आध का मेल अभी बचा है, मतलब कुछ लोगों का। तो देखेंगे, अगर वो बहुत सारे कुछ अगर कॉमन निकलेगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। जो मेल में आपकी क्वेरीज हैं तो डायरेक्टली उस वीडियो पे रिजॉल्व हो जाएंगी। और अगर बहुत ही कम पेशेंट, मतलब बहुत ही कुछ लोग ही हैं, सॉरी पेशेंट बोल रहा हूँ, बोलने की आदत होगी, कुछ लोग हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ एक आध लोग बहुत ही स्पेसिफिक जिन्होंने पूछा है, और बहुत सारे लोगों का जनरल टॉपिक नहीं है, तो हो सकता है उनको पर्सनली मैं भेज दूँ कुछ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में उनको प्रोवाइड कर दूँ देखने के लिए। और या फिर मुझे लगेगा उस पर मुझे वीडियो बना लेना चाहिए, या और भी कुछ लोगों का उस पर डिमांड हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी अगर सिंगल आदमी ने पूछा है, ज़्यादा लोग डिमांड नहीं भी कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बता दूं आप लोगों को, टाइम मिले अगर मुझे, तो मैं कर दूंगा। इन जनरली मैं करता हूँ क्या हूँ कि जितना जो टॉपिक हमें मतलब जितना ज़्यादा जनरल टॉपिक होता है हम उस पर बात करते हैं, स्पेसिफिक पे बात नहीं करते। बट ऐसा कोई रूल नहीं है। डेफिनेटली अगर मुझे टाइम मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो मैं स्पेसिफिकली किसी भी डिजीज और कोई भी साइंस या टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं। सोशल इश्यूज कुछ होगा हम उससे बात कर सकते हैं कोई भी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो हम आज टॉपिक बात करने वाले हैं, उसी कोविड-19 सीरीज चल रही, तो हम देख रहे हैं आज कोविड-19 का इफेक्ट हम देखेंगे किसके ऊपर। जो दूसरा तो मैं इसे रैंकिंग नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट जो कुछ डिजीजेज आते हैं, उस डिजीज में इसका जो एक नाम है, एक हार्ट पेशेंट वालों का। और हार्ट पेशेंट मैंने जनरल नाम लिया है, मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करा कोई पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ हार्ट, है ना। बहुत वेरियस कंडीशन ऑफ हार्ट होते हैं, लेकिन हम एक जनरल हार्ट पेशेंट की बात करें कि जो कोई हार्ट पेशेंट है तो उनका क्या सीन बनता है, उधर उनको कोविड-19 इफेक्ट है या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह का क्या रिस्क रहता है। इस तरह के टॉपिक के बारे में हम थोड़ी सी आज बात करने वाले हैं। तो हमारे आज का टाइटल हमारा जो भी रहेगा वो होगा कोविड-19 इफेक्ट ऑन हार्ट पेशेंट। तो इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कुछ सोच रखे हैं, जो बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकली पूछना होगा इसके अंदर, तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूछिएगा। देखो मेरी एक चीज मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मेरी आंखें कभी कभी ऐसे नीचे हो रही, कभी ऊपर, मतलब जो भी अगर आपको वीडियो में लगता है, मैंने भी देखा है। तो क्या है, कभी कभी मैं कैमरा के सामने देखता हूँ, कभी कभी मैं कैमरा के सामने नहीं, मैं अपनी इमेज को देख रहा हूँ कि मैं कैसे बोल रहा होता हूँ, तो मैं कभी वो देख रहा होता हूँ। बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी कि हाँ मतलब सब ठीक है, सेंट्रलाइज है नहीं है, तो मेरी ऐसे आंखें थोड़ी नीचे चली जाती है। जब मैं ऐसे कैमरे की तरफ देखूंगा तो अलग आता है। तो डेफिनेटली तो उसको आप नज़रअंदाज करना, तो उस चीज को इतना ध्यान देना। मेन है कि हम लोग जो टॉपिक की बात करें, जो कंटेंट की हम बात करें, हमें उसके बारे में सोचना समझना है ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हैं, क्वेश्चन से पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कोविड-19, ये मतलब कोविड-19 में भी हार्ट के इफेक्ट के बारे में या हार्ट डिजीज, हार्ट पेशेंट को लेकर के हम ये, जैसे हमने डायबिटीज के बारे में, कैंसर के बारे में समझा है, वैसे ही हार्ट के बारे में ऐसा क्या है, मतलब हार्ट कोविड का क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो हार्ट को अफेक्ट कर सकता है और किस तरीके से नहीं अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे और थोड़ा बहुत समझेंगे। और इसको सोचने समझने के बाद हम लोग फिर फर्दर बात करेंगे, हम फर्दर बात कर लेंगे जो वेरियस क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन का जनरल वे में आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि जो कोविड-19 का इफेक्ट हम देख रहे हैं हार्ट पेशेंट पे, तो कोई कनेक्शन है क्या वाकई में, मतलब अगर आप देखिए जनरली बात की जा रही है, आप कहीं भी जाएं डॉक्टर को तो डायबिटीज को लेकर कंसर्न देते हैं। कोविड-19 के बाद डायबिटीज को लेकर कंसर्न क्या है, हार्ट पेशेंट के लिए भी कुछ कंसर्न दिखाया जाता है, लंग के लिए दिखाया जाता है। लंग के लिए तो हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे, फिलहाल हार्ट में तो इसी, क्योंकि उन सब का, इन सब चीजों जो मेजर डिजीजेज हैं उनमें सही में कोविड-19 का कोई ऐसा है, इम्पैक्ट है
और ये कोविड-19 का ही इफेक्ट नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे कोविड-19 उसको वर्स कर दे रहा है, लेकिन अगर कोई वायरल डिजीज भी है तो उन सभी पे, वो मैंने आपको बात करी है, मैंने कैंसर में भी वही बात की है आपको, मैंने जब डायबिटीज की बात की मैंने तब भी वही बात की है, और हार्ट पेशेंट है तो मैं यहाँ पे भी वही बात कर रहा हूँ। कोविड-19 तो हम इस वजह से वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि ये करंट सिनेरियो है, अगर आई एम रिपीटिंग दैट इज अ पेंडेमिक राइट नाउ, तो इसी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी पेंडेमिक एपिडेमिक, कोई भी वायरल डिजीज कुछ भी अगर आसपास चल रहा है, तो डेफिनेटली ये जो कुछ डिजीजेज हैं जो मैं कोविड-19 के सीरीज में मैं कवर करूंगा, वो डिजीज तो 110% इज नॉट जस्ट द कोविड-19, ये एनी वायरल डिजीज, एनी बैक्टीरियल डिजीज से अफेक्ट करेगा वो सीरीज में, क्योंकि उन्हीं पर्टिकुलर डिजीज को हम लेंगे। ऐसे तो डिजीज तो बहुत सारी हैं, 200, 250, 300 इतनी डिजीजेज हैं ब्रॉड वे में भी अगर हम बात करें, तो उन सभी को हम बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत ही छोटे लेवल पे जाओगे तो ट्रेमेंडस डिजीज हैं, तो हर चीज के लिए तो पॉसिबल नहीं है, वो तो स्पेसिफिकली डिजीज के बारे में अगर हमें वीडियो बनाना है या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो कहीं हम उसके बारे में बता देंगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहला अब हमारे पास क्वेश्चन यही है कि क्या हो रहा है कोविड-19 का जो है, क्या रिलेशन हो रहा है किसके साथ, हमारे हार्ट पेशेंट के साथ, किस तरीके से वो हार्ट इन सब चीजों को अफेक्ट करती है, इन सब चीज के बारे में। तो देखो, एक चीज सिंपली बोलता हूं मैं, हार्ट फेलियर जो भी है, हार्ट सिम्टम्स, जो हार्ट कंडीशंस हैं या हार्ट की एबनॉर्मलिटीज हैं, उसमें वेरियस काइंड ऑफ डिजीज हैं। उन वेरियस डिजीज में एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसके बारे में मैं लेटर बताऊंगा, ये कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, कि वो पर्टिकुलर कंडीशन और भी ज्यादा खतरनाक है और रिस्की है कोविड-19 के रिस्पेक्ट में, उसको कैच करने के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क है ना, इसमें हाइपरटेंशन भी आपको हार्ट से हो गया, और कोई भी आपको अर्थरोस्क्लेरोसिस है या फिर आर्टरीस्क्लेरोसिस है किसी भी तरह का, तो वो सारी भी हार्ट कंडीशन कहलाती है। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा एक जनरल चीज आपको बता रहा हूँ कि जो भी हार्ट पेशेंट होता है या सारी चीजें होती है तो उनको एक कुछ ड्रग्स दिया, देखो वहाँ पे सबसे बड़ा, अच्छा वो थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर लेते हैं, स्पेशली क्लिनिशियन और जो भी रिसर्च है और हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा समझ पाएंगे, और जो इनके बियॉन्ड है वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोगों को उतना समझने की जरूरत नहीं है, आप समझ मतलब आप इन जनरल समझिए कि क्या चीज है, आपको मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं समझ में आएगा लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसकी सेंसिटिविटी के बारे में डेफिनेटली मैं आपको बहुत ही कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में मैं बस बता सकूं, एकदम सिविल लैंग्वेज में उस तरीके से मैं बता सकूं, रादर देन बीइंग द प्रोफेशनल लैंग्वेज, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, जाननी है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है हमारे हार्ट के कंडीशंस में जो सारी चीजों को रेगुलेट करता है, सब कुछ देखता है, वो होता है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन का संभव हमारा एक तरीके से यूं समझिए, कॉमनली आप ये समझिए कि वो थोड़ा हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है या हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प कर रहा है एंजियोटेंसिन। तो मदद मतलब वो हेल्पर है हार्ट की अच्छी कंडीशन के लिए, अच्छी चीजों के लिए, समहाउ इट इज हेल्पफुल, है ना। अब ये मत समझना कि बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा तो क्या, वो सब एक अलग चीज है। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक लिमिट से नीचे हो या लिमिट से ज्यादा हो, खतरनाक होती है। तो हम यहाँ पे अभी जब कह रहा हूँ मैं एंजियोटेंसिन अच्छा है, तो एक लिमिट वाली कंडीशन में, ऑब्वियस बात है उस पर लो कंडीशन में जाएंगे, हाई कंडीशन में जाएंगे तो अलग है। नॉर्मल नॉन प्रोफेशनल्स वालों के लिए समझ लीजिए एंजियोटेंसिन एक बायोमोलिक्यूल होता है, जैसे हम प्रोटीन बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे ना, तो उसी तरीके से आप एंजियोटेंसिन को वैसा कोई मॉलिक्यूल समझिए जो हमारी बॉडी में होता है और हमारे हार्ट को हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके और उसका प्रॉपर केयर हो सके। अब होता क्या है कि जब कोई भी हार्ट कंडीशन, हार्ट फेलियर वाली कंडीशन या हार्ट का डिसऑर्डर हो रहा है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसमें क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो ACE है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस होता है ना। ACE वर्क करता है, ACE क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन को इसके इस फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है किसी दूसरे फॉर्म के अंदर, यूं समझिए। तो एंजियोटेंसिन जो मेरे लिए फायदेमंद था, अब जो मेरे लिए फायदेमंद है उस चीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो एंजियोटेंसिन रहा नहीं, तो मेरे हार्ट का प्रॉपर फंक्शन होगा नहीं। और ये कन्वर्ट करने वाला क्या है, एक एंजाइम है हमारा, जिसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये एक एंजाइम है। तो डॉक्टर्स क्या करेगा आपको, ये अभी हम बात करें सिर्फ हार्ट को लेकर के, अभी हम इसमें कोविड नहीं ला रहे, कोविड लाएंगे धीरे, अभी कोविड या कोई भी वायरल डिजीज अभी बाद में लाएंगे। अभी आप इतना समझिए, एक नॉर्मल हार्ट पेशेंट डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर एक क्या देगा, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन जब होने लग जाता है तो वो आपको एक ड्रग देता है, उसको ये ACE इनहिबिटर देता है। और कुछ ब्लॉकर्स होते हैं, स्पेसिफिकली बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स के कुछ ब्लॉकर्स हैं या फिर ACE इनहिबिटर होता है, मतलब ACE को इनहिबिट करेगा। एंजाइम जो है
जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा था, जो एंजाइम एंजियोटेंसिन जैसे मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा था, उसके कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस को मैं रोक दूंगा। मैं ऐसा इनहिबिटर प्रोवाइड करूंगा एज एन डॉक्टर, हम आपको ऐसा इनहिबिटर देंगे जो एसीई को रोकेगा फंक्शनिंग करने से। अब एसीई फंक्शन नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एसीई का काम क्या था? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का काम क्या था? एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करना, विच इज अ बैड फॉर अस। तो हमने इनहिबिटर्स दे दिए कि भैया ना, नेचुरल वे में जो एसी के इनहिबिटर्स हमारे बॉडी में रेगुलेटरी और फिट मैकेनिज्म इन सब तरह के जो नेचुरल वे में काम करता है वो सब बेनिफिशियल है। लेकिन हार्ट पेशेंट में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अगर ओवर एक्सप्रेस हो जाता है तो हमारे नुकसान है, उनमें ये ओवर एक्सप्रेस हो जाता है। तो एसी ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने लग जाएगा और हमारे हेल्थ हार्ट को प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो हमने इनहिबिटर लगा दिए। अब इनहिबिटर से हुई तो चीजें हो गई, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा कर देता है इसके चक्कर में, सेल को समझ में नहीं आता। तो अब वो एसी इनहिबिटर आपको मेडिसिन हुआ, एसी इनहिबिटर आपको मिला तो वो क्या करेगा फर्दर? ACE2 उसका कोई जुड़वा भाई मान लो, है ना, एक डिफरेंट, वो ओवर एक्सप्रेस होने लग जाता है। स्ट्रक्चरली तो सिमिलैरिटीज भी हैं, डिससिमिलैरिटीज भी बहुत सारी। स्ट्रक्चरली बोल रहा हूँ तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले ज्यादा समझ जाएंगे अगर आप इसका बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस करेंगे। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल लेवल पर जो भी है, रिबन स्ट्रक्चर, बॉल, आप देखेंगे इन सबका, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो वो डिटेल में हम वो बात नहीं करें, जिस दिन डिटेल में बात करेंगे तो वो भी बात कर लेंगे। अभी हम नॉर्मल पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो ACE2 ओवर एक्सप्रेस होने लग गया, क्योंकि हमने आपको मेडिसिन दी, एसी इनहिबिट हो गया, एसी भी नहीं बन रहा। लेकिन अब एसी नहीं बन रहा क्योंकि उसका इनहिबिटर मौजूद है हमारे ब्लड में। तो वो सेल्स ने क्या सोचा, भैया इसका जुड़वा भाई ACE2 को पैदा करो, क्योंकि आपका हार्ट वैसी कंडीशन में भी था और हमारा सेल जो होता है वो देखता है, समझता है और एक फीडबैक, एक दूसरा कंट्रोल शुरू हो जाता है, वो ACE2 को ओवर एक्सप्रेस कर देता है। उस मेडिसिन का ये समझिए साइड इफेक्ट है। एसी इनहिबिटर मेडिसिन जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट यूं समझिए कि ACE2 को ओवर एक्सप्रेस कर देता है। तो ACE2 का ओवर एक्सप्रेस होना, हम इसको साइड इफेक्ट बोल रहे हैं। इसका मतलब जरूर है कि ACE2 ओवर एक्सप्रेस होकर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा है। ACE2 वही है, वही एंजाइम है, लेकिन वो 2 मतलब उसका डिफरेंट फॉर्म है। तो वो जो ओवर एक्सप्रेस होने लग जाता है, तो ये क्या हेल्प कर देता है? ये वायरस को हेल्प कर देता है टारगेट सेल के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि कोई भी वायरस सेल के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकती, है ना। एक रिसेप्टर मैकेनिज्म होता है। डेफिनेटली किसी टाइम में कुछ एक सिंपली एंजाइम कैटालिसिस, थोड़ा सा, नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ लेवल, बट ये उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे ये एंजाइम वर्क करता है, एक सुपरफिशियल वे में मैं आपको बता सकूं, यूनिवर्सिटी के फॉर्म में नहीं। हाँ, अगर आप बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट हैं या एंजाइमोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपको कोई चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। तो लेकिन वो उसके लिए मेरा एक डिफरेंट चैनल है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं उस चैनल रिवील करूंगा, या फिर बाद में मैं आपको रिवील कर दूंगा बाद में, कुछ महीने के बाद हो सकता है कि वो थोड़े कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो मैं आपको रिवील कर दूंगा, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑल्सो। तो मैं आपको इन सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन अभी यूं समझिए, तो वही है, एंजाइम कैसे वर्क करता है वो हम बात बताएंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि ACE2 क्या करता है। ACE2 हेल्प करता है, किसका हेल्प करेगा? वायरस का। वायरस आएगा, ACE2 पे बाइंड होगा और टारगेट सेल में घुस जाएगा। अब ये बोल रहा हूँ वायरस आएगा तो सारे वायरस की बात नहीं है ना, कुछ वायरस है। और उन कुछ वायरस में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सार्स वायरस है, सार्स, मर्स, ये कोविड फैमिली वाले वायरस, ये सारे एक फैमिली के हैं, ये आपको पता ही है। तो ये एक फैमिली के वायरस, इन सभी वायरसेस को वो हेल्प करता है टारगेट सेल में घुसने के लिए, क्योंकि ये बिना रिसेप्टर और लिगेंड, एक रिसेप्टर होता है एक लिगेंड, इन दोनों की बाइंडिंग होती है। फिर फर्दर ये लिगेंड, मान लो ये बाहर से आया है लिगेंड हमारा, तो ये रिसेप्टर है, तो जैसे लिगेंड इसमें आया, रिसेप्टर ने इसको कैच किया और फिर इसको सेल के अंदर ले लिया, तो डायरेक्टली एंट्री नहीं हो सकती है ना, चेक पॉइंट होते हैं। तो जैसे ही वायरस ACE2 पे कैप्चर होता है, ACE2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं सेल्स के ऊपर, और हार्ट और बहुत सारी दूसरे ऑर्गन में भी होते हैं, ब्रेन में भी होता है, लिवर में भी एक्सप्रेस होते हैं ये रिसेप्टर। तो वायरस आ गया, उस रिसेप्टर पे बाइंड हुआ। अब बाइंड होने के बाद क्या हुआ, फर्दर वो सेल, जो भी उसका टारगेट सेल है उसके अंदर वो घुस गया। अब घुस जाएगा वायरस, उसके बाद पता ही है वो अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन करेगा, ये सारी चीजें करेगा, अपनी हाईजेक कर लेता है हमारे सिस्टम को और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो इस वजह से यही होता है कि जो हार्ट पेशेंट हैं, जो मेडिकेशन पर हैं, उनके अंदर ACE2 का एक्सप्रेशन लेवल ज्यादा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो डिजीज है ये बहुत ज्यादा जो कैची हो जाती है, बहुत ही ज्यादा
अट्रैक्टिव हो जाती। कोविड-19 बहुत इजीली उसके अंदर ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा। कोविड-19 इजीली, नॉट ओनली द कोविड-19, मतलब एनी वायरल डिजीज जो है उसके अंदर बहुत ही इजी वे के अंदर अपनी ग्रोथ कर सकेंगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन्फेक्शन की, कहने का मतलब ये है। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये एक रिसर्च की ही बात है जो मैं आपको बताया। ऑन द सेम टाइम अभी रिसेंट रिसर्च में किया गया है जहां पे ये थोड़ा इसके अगेंस्ट बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं यही कारण है ना। वो और भी कुछ कह रहे हैं कि ये क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी ये है वो है, तो फिर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं भी है, कुछ रिसर्च का मानना है, बट स्टिल वो रिसर्च बहुत ही प्रीमिनेंट रिसर्च है। और ये जो हमने बात की बहुत ही एविडेंटेड रिसर्च है और इसी वजह से इस पर और ज्यादा रिसर्च चल रही है। लेकिन अभी तक की कहानी यही है, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन या मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट विश्वास कर रहे हैं कि इसके रीजन की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है हार्ट पेशेंट्स में जिनमें ACE2 बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस हो गया, उसके अंदर वायरस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। और वायरस इन्फेक्शन की वजह से ही जितने कोविड-19 केसेस देखे गए हैं उनमें भी जब परसेंटेज देखा गया पॉपुलेशन में, तो उनमें देखा गया उन सभी को ये जो हार्ट का ये जो प्रॉब्लम है ये है। तो एक इससे भी ये एविडेंटेड हो चुका है। लेकिन कुछ रिसर्च एक्स्ट्रा अभी और की गई है इन पे और चली रही है जिसके अंदर इसके अगेंस्ट में कोई फाइंडिंग्स मिली है, बट स्टिल वो बहुत ही प्रीमैच्योर कंडीशन में है, तो उसके ऊपर और भी रिसर्च चल रही है। एक तो ये, अब इसी हार्ट डिजीज के अंदर मैंने आपको बोला था एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है, हार्ट फेलियर, हार्ट कंडीशन, हार्ट फॉल्ट में एक पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन है जो कोविड-19 इन्फेक्शन को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड वो जो हमने मतलब कि एक पर्टिकुलर हार्ट कंडीशन है, मतलब ऐसे है तो सभी के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ हार्ट में वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उस हार्ट डिजीज का नाम है मायोकार्डिटिस। अब मायोकार्डिटिस में क्या हो रहा है, मायोकार्डिटिस में इन्फ्लामेशन का लेवल बढ़ जाता है, जो मैंने आपको बताया था डायबिटीज के केस में भी बताया था कि जब भी इन्फ्लामेशन बढ़ता है हमारे लिए अच्छी बात है। इन्फ्लामेशन अगर होता है तो हम उसका रिपेयर करते हैं, हमें पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे कोई दिक्कत है, वी गो फॉर द रेमेडीज, ओके। बट अगर हमें पता ही ना चले कि क्या इन्फेक्शन हुआ है, नहीं मतलब इन्फ्लामेशन नहीं आया हमें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा किधर क्या फॉल्ट हुआ है, और हम उसकी रिपेयर करने में या उसको सही करने में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अगर कहीं कट लगा, मान लो पीठ में कहीं बीच में कहीं मान लो कहीं छेद है, कट लगा, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कोई कट लगा है, कोई छेद लगा, जस्ट इमेजिन करो वहाँ कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ना हो, कुछ ना हो और हमें पता ही नहीं चले, तो ब्लीडिंग तो होता रहेगा है। या मान लो ब्लीडिंग भी नहीं हुआ, ऐसे ही सूख गया, ऐसा कोई छोटा छेद वेद हो गया, होल सा, और हमें पता ही नहीं चले, तो वो ऐसे ही होल रहेगा और उसमें फर्दर इन्फेक्शन होंगे और हम बीमार। अगर हमें पता ही नहीं चलना है, हमें इन्फ्लामेशन ही नहीं होना है, तो इन्फ्लामेशन इज एसेंशियल। बट इन्फ्लामेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन्फ्लामेशन बिकम एविल। वो एविल कब बन जाता है, वो दुश्मन कब बन जाता है हमारा, कि जब उस इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में हम कोई रिस्पॉन्स ना करें। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, हमें जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल, हमें बुखार आता है, इन जनरली बहुत सारी चीजों में हमें बुखार आता है। हमें बुखार क्यों आता है, हमारा फीवर इस वजह से आता है क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर वो जो माइक्रोबायोम है उनका परसेंटेज, उनका लेवल कम हो जाए, क्योंकि वो हीट लेवल है, तो उनकी ग्रोथ को रुक जाए, उनकी ग्रोथ ज्यादा ना हो, है ना, तो हमें फीवर आता है। लेकिन हमें फीवर आता है तो फीवर हमारे लिए भी तो डेंजरस है। अगर ये फीवर ऑनगोइंग रखें या फीवर के अगेंस्ट में हम कोई एंटीपायरेटिक ड्रग ना लें, मतलब ऐसा कोई ड्रग ना लें जो उस बुखार को कम करे, और हम छोड़ दें, तो अगर अपने आप बॉडी ने ठीक कर लिया, बुखार कम हुआ तो बच गए। अगर नहीं बॉडी करेगी और आप छोड़ रहे हो, बुखार बढ़ता जा रहा है, तो हमारा सबसे पहले डैमेज होता है न्यूरोनल सेल्स, यानी हमारा ब्रेन जो है वो हीट लेवल है ना, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो हीट लेवल है, वो ज्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते। और जैसे ही उनका डैमेज हुआ तो हम कोमा में और सीधे डेथ तक हो सकती है हमारी, है ना, फीवर से भी बहुत सारी डेथ होती है। तो इसी वजह से हमें लेना पड़ता है ड्रग जो हमारे इस इन्फ्लामेशन को कम करे। फीवर इज अ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, और हम उसे कम कर रहे हैं, जबकि फीवर हेल्प कर रहा है माइक्रोबायोम को, लेकिन एक लिमिट तक ही वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, चाहे ये हार्ट का बात हो, अगर हमें इन्फ्लामेशन हुआ है डेफिनेटली बॉडी उसको रिकवर कर रही है। लेकिन इस इन्फ्लामेशन अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है तो फिर हमारे लिए बेस्ट नहीं है, वही मायोकार्डिटिस में होता है। और इसी में एक चीज हम बोलते हैं, इसी के हार्ट के कंडीशन में हम इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म बोला जाता है। यानी इतने ज्यादा साइटोक्रोम आंधी तूफानों की तरह वहां पे इकट्ठा हो जाती है रिपेयर रप्चरिंग इन सबको सही करने के लिए, कि वो हमको एक शॉक क्रिएट कर देता है, हमारी बॉडी को एक शॉक मिलता है, और वो अगर तुरंत रिकवर या उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उससे डेथ भी हो जाती है। तो इसी वजह से ये सारा काम जो है स्पेशली डायबिटीज और हार्ट में वो
इन्फ्लामेशन का बहुत बड़ा रोल है कि इन्फ्लामेशन हुआ, अगर वो इन्फ्लामेशन का प्रॉपर मतलब रेमेडीज नहीं हो पा रही है या प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है हमारी सेल्स का, या सेल्स उनके साथ डील नहीं कर रही है और इन्फ्लामेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर ये हमारी इम्यूनिटी को हद से ज़्यादा वीक कर देता है और ये वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज या कोई भी डिजीज के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। और हार्ट में स्पेशली क्या कंडीशन है, इस पर्टिकुलर रिसेप्टर्स की वजह से, ACE2 रिसेप्टर के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से, तो ये डायबिटीज से भी एक लेवल ऊपर है। अगर मैं कहूँ डायबिटीज में और इसके अंदर, तो मैं इसको एक लेवल ऊपर मानूंगा। ऑब्वियस बात है, अगर हम कह रहे हैं पर्टिकुलर एज फैक्टर ले रहे हैं तो अलग है। इन जनरल सिर्फ डिजीज को हम देखें और हार्ट में भी हम ऐसी कंडीशन को मायोकार्डिस देखें या ACE2 ओवर एक्सप्रेस है जिनके अंदर हम उनकी बात करें, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो अगर हार्ट कंडीशन है, AC ओवर एक्सप्रेस का, मायोकार्डिटिस का, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस का, अगर ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है हार्ट कंडीशन के अंदर ही, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा हायर रिस्क पर हैं कोविड-19 के, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज है और ये कनेक्शन है, क्यों हम इस टॉपिक को यहाँ पर लाए भाई, हार्ट पेशेंट को क्यों थोड़ा ध्यान रखना है। और ये क्या चीज है कि आप ड्रग अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ड्रग लेना ही पड़ेगा, है ना। आपको ड्रग लेना ही पड़ेगा। डायबिटीज वाला एक डिफरेंट डिफरेंट ड्रग और उसका ड्रग का लेवल, मतलब जो पावर होती है उतनी ज्यादा भयंकर नहीं होती है, समहाउ इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है और जो भी उनके ग्लूकोज के कन्वर्जन पे कम कर रहा है, तो वो वेरियस टेक्निक्स हैं। लेकिन हार्ट का प्रेशर कम करना, हाइपरटेंशन को कम करना या डिफरेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं उनको कम करने के लिए एक सिंपल पावरफुल मेडिसिन ही होती हैं, जो पर्टिकुलर डोज डिसाइड क्या होता है वही होता है। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा हाई डोज नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा लो डोज नहीं ले सकते, दोनों ही कंडीशंस होती हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा ये नेचुरल नहीं है, कहने का मतलब ये है। इंसुलिन में क्या है, अगर आप डायरेक्टली इंसुलिन ले लो, आप डोज मतलब कि आप ड्रग के फॉर्म में, कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में ना ले करके आप डायरेक्टली इंसुलिन, आप एंजाइम ही ले लो, आप है ना, हार्मोन ले लो, आप स्टेम सेल थेरेपी करवा लो, तो समहाउ वो बेनिफिशियल है उसका, क्योंकि बहुत ही मोर क्लोज टू द नेचुरल फॉर्म है वो। लेकिन हार्ट वाल फेलियर कंडीशन में जो भी ड्रग होता है वो नेचुरल फॉर्म कंडीशन नहीं जाकर आर्टिफिशियल में होता है, नेचुरल फॉर्म के कहीं भी क्लोज नहीं होते हम लोग, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। फिर भी अगर ये आपको वापस से समझना है या कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझना नहीं है, कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमने बोल ही दिया है कि अगर कोविड-19, अगर उसका जो रिस्क कंडीशन हमारे हार्ट फेलियर वालों, हार्ट पेशेंट में क्या होगा, तो ये हमने बता दिया भाई क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे बात है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम हॉस्पिटल रेगुलर जाए नहीं जाए, जो कॉमनली मैंने आपको बोला हुआ है, कैंसर के केस में बोला हुआ है, डायबिटीज के केस में बोला हुआ है कि आपको रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करना है कि नहीं करना है। ऑब्वियस बात है, अगर आपका, जो मैंने पहले आंसर किया था, अगर ये समहाउ डिस्टेंटली पॉसिबल है, एक सिंपली फोन बेस्ड कंसल्टेंसी ले सकते हो या फिर एक वीडियो कॉलिंग और उन सब के जरिए आप एक कंसल्टेंसी ले सकते हो और वो सफिशिएंट है, आप मेडिसिन ले करके आपका काम हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल विजिट को अवॉइड करें। लेकिन अगर आप क्रूशियल कंडीशंस में हैं, आपका बहुत एक्सट्रीम केस है या आपका केस ऐसा है जहाँ पे आप मेडिकेशन पे सिर्फ डिपेंड नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू गो, बट यू नीड टू टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशंस विच एवर द गवर्नमेंट हैव गिविंग द गाइडलाइंस ना, तो आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और वो काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लोगों ने बोला कि इन्हीं सब चीजों पे कि ACE2 का एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जाता है वगैरह वगैरह, जब मैं कह रहे हैं डोज दे रहे हैं ACE2 बढ़ जाएगा क्योंकि हम इनहिबिटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ACE2 का जो है एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो कह रहे हैं कि भैया क्या करें, हम मेडिसिन का डोज कम कर लें। अगर हम जो मेडिसिन हमें दी जा रही है, अगर वो ACE2 इनहिबिटर्स अगर कुछ दिए जा रहे हैं और वो इनहिबिटर्स होने से अगर ACE2 का एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे इनहिबिटर डोजेस अगर मैं कम कर दूं, इनका डोज वैल्यू में कम कर दूं, तो क्या कुछ होगा। देखो, मैंने यही आपको अभी जस्ट एक बात बोली है कि ये जो बात है ना, जो डोजेस की और ड्रग की, या आप बहुत ज्यादा नहीं ले सकते या बहुत कम नहीं ले सकते, एक कंडीशन है हार्ट कंडीशंस में। तो अगर वो विथ इन लिमिट है ना, विथ इन लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है आपका डोज कम करना,
पहला डोज अलग था, अब जो डोज आप कम करना चाहते हो विद इन लिमिट में एग्जिस्ट करता है, वो रिकमेंडेड है, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आपका स्टेज क्या है, स्टेज इन द सेंस कि आप मतलब क्रूशियल स्टेज में हो, या आपका कितना रिस्क कंडीशन में है, आपका हार्ट का कंडीशन जो है वो कितना रिस्की है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सीधे मैं वन लाइन आंसर नहीं कि मैं मेडिकल डोज कम कर दूं, ये कर दूं, नहीं, मेडिकल डोज अपने हिसाब से कम नहीं कर सकते ACTU के एक्सप्रेशन इन सब चीज़ों को देख करके। वो आपको डॉक्टर ही, आप जाओ, आपका प्रॉपर फिजियोलॉजिकल जो भी एनालिसिस की गई है, डायग्नोसिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रॉपर डोज आपको दी जाती है। आपको कभी भी कोई डॉक्टर, आपको कोई भी जेन्युइन डॉक्टर कोई भी आपको ओवर डोज कभी नहीं देगा, है ना। और अगर आपका कभी डोज होता है, कोई साइड इफेक्ट आता है, बहुत सारे केसेस में होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट साइड इफेक्ट आते हैं, कभी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कफिंग का सीन हो जाता है, जो बहुत ही जनरल है साइड इफेक्ट बहुत सारे का, तो फिर डॉक्टर आपको कहता है कि तो ठीक है थोड़ा कम ले। कभी सेडेटिव इफेक्ट आते हैं तो डॉक्टर डोज आपको बोलता है कि थोड़ा सा कम कर लो। तो एक वो रेंज में होता है, लेकिन आपको वो नहीं बोलता कि हाँ इसको बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं बोलता। तो अगर वो विद इन लिमिट है तो आप कर सकते हो। वो डॉक्टर से आप पूछिए कि सर मैं इस डोज को थोड़ा कम करना चाहता हूँ, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेकिन ये अगेन डिपेंड कर रहा है कि आपका जो हार्ट कंडीशन है वो कैसा है। सभी के अंदर ACE2 का हमेशा रोल नहीं होता, सारे हार्ट के कंडीशंस और फेलियर्स में ये ACE2 का ही ओवर एक्सप्रेशन एक नहीं है मेजर रोल, है ना। तो डिपेंड कर रहा है आपका हार्ट कंडीशन, जो हार्ट फेलियर है वो क्या है। लेकिन हाइपरटेंशन है, अगर आपको और भी कोलेस्ट्रॉल बेस्ड कोई चीज हो रही है, स्ट्रेस बेस्ड कोई चीज हो रही है, तो वहाँ पे इन सब का रोल हो जाता है। तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आपकी जो डायग्नोस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, ब्लड रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बता देगा वो कि क्या करना है, डोज कितना कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर वो विद इन लिमिट है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर मैं जनरली आपको, मैं जो सजेशन आपको दूंगा, फॉरगेट अबाउट दिस ACE2 एक्सप्रेशन लेवल, अगर वैसे भी अगर ऐसा आपका बॉडी फिजियोलॉजी ऐसी है कि अगर आप थोड़ा डोज कम करें फिर भी आपका हार्ट कंडीशन जो है उसको खत्म किया जा सकता है, उसको क्योर किया जा सकता है डोज, ड्रग डोज को कम करके, तो इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ लेसर डोज ऑफ ड्रग, है ना। बहुत ज्यादा डोज लेने से बचाए, थोड़ा कम डोज करेंगे। कम डोज से अगर आपका सही हो रहा है, कोविड-19 या ACE2 आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है, ये जनरल प्रैक्टिस में है ना। और हम कितनी बार कहते हैं कि अगर कोई जस्ट कोई अर्ली सिम्टम्स हुआ, अभी तो कोविड-19 है तो यू कांट इग्नोर इट, बट अगर कोई अर्ली सिम्टम हो रहा है और अर्ली सिम्टम्स में भी आपको लग रहा है कि ये मेरा रिकवर हो जाता है, इन जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आप बिना दवाई लिए 1-2 दिन आपका सही हो सकता है, आपको ऐसा लगता है, आपका हिस्ट्री रहा है, कुछ रहा है, तो डेफिनेटली आपको छोटी छोटी चीज में तुरंत डोज लेने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट गिव लिटिल बिट टाइम टू बॉडी टू हील दैट प्रॉब्लम। अगर वो फर्दर नहीं होता तो जाओ। अब इसमें ये नहीं कि एक्सट्रीम केस लेकर बैठे रहोगे, लेकिन अभी के सिचुएशन में ये भी मत करना। अभी का सिचुएशन जो है कोविड-19 सिचुएशन अभी अलग है, तो अभी ये आप ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जब केस खत्म हो जाए, ये सारी चीजें खत्म हो जाए, उसके बाद कभी इन फ्यूचर की बात बोल रहा हूँ मैं, डाउन द लाइन 3 ईयर 4 ईयर, जब ये कोविड का कोई केस ना हो, उस टाइम अगर है तो हर छोटी छोटी चीज में मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। लेकिन अगर अभी बुखार आ रहा है, कुछ आ रहा है, डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट द डॉक्टर, डोंट इग्नोर इट, ओके। तो वो वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, अगर किसी भी हार्ट पेशेंट को कोविड-19 हो गया, तो अगर हार्ट पेशेंट को कोविड-19 हो गया है, मायोकार्डिटिस है, इन्फ्लेमेटरी ऑलरेडी चल रहा है, या फिर सर्जिकली कोई चीज होने वाली है, या फिर ACE2 का लेवल ऑलरेडी हाई है, बायोमास स्टडी से पता चल चुका है, तो भैया रिस्क तो है, बट अब रिस्क है तो प्रॉपर हॉस्पिटल एडमिट कर हो जाइए और प्रॉपर तरीके से वहां आपका चेकअप हो, वही एक सॉल्यूशन है। क्योंकि ये सारी कंडीशंस के अंदर, क्योंकि मतलब ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेल तक, ये सारी एबिलिटी ना कम हो जाती है हार्ट के कंडीशंस में, ये सारी एबिलिटी कम हो जाती है। अब बताओ, ऑक्सीजन ऑलरेडी, कोविड-19 हो गया उस केस में, तो वो तो और लंग्स को एयर नहीं लेने देगा, एयर फिल नहीं करने दे रहा है। और आपका नॉर्मल एयर फिल जब हो रहा था विदाउट कोविड, उस टाइम में ही आपके पास इतनी प्रॉब्लम थी कि वो ऑक्सीजन एबिलिटी थी, कैरिंग एबिलिटी, वो ब्लड इन सब की पहुंचाने की, वो ऑलरेडी कम थी। तो अब तो और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा उस अमाउंट में, जितना थोड़ा बहुत अमाउंट पहले पहुंच रहा था, तो और नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब और भी ड्रास्टिक इफेक्ट की तरफ बढ़ गए ना, और भी वर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ गए। तो और आपको एस्फाइक्सिया जैसी कंडीशन, नोशिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो नोशिया आएगा, वोमिटिंग, रिफ्लेक्सेस आएंगे। तो ये सब चीजों पे आप ध्यान दो। अगर आप हार्ट पेशेंट हो और वो ये नोशिया जैसी कंडीशन आ रहा है या वोमिटिंग रिफ्लेक्स वगैरह हो रहा है, तो इसको थोड़ा अलार्म की तरह से लो, इसको इग्नोर मत करो।
है ना। अब ये देखो एसिडिटी के रिजल्ट में भी हो सकता है और भी कोई दूसरी कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा वॉक कर लिया है बहुत, या सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा स्टेयरकेस पे बहुत अप एंड डाउन कर लिया है, तो उससे भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीजें नहीं है, तो इन सब चीजों को इग्नोर मत करना अभी के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में सभी हार्ट पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर ये ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपको चेस्ट पेन होता है, ये नोशिया जैसी कंडीशंस होती है, नोशिया में ही वोमिटिंग रिफ्लेक्स आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो डोंट इग्नोर इट, डायरेक्टली कंसर्न योर डॉक्टर। आंखें अगर आपकी बार बार एक पर्टिकुलर आंख बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, इन सब चीजों को नोट डाउन करो। अगर ये सारी चीजें कंडीशंस हैं तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसर्न करिए, डोंट इग्नोर इट। हो सकता है बहुत ही छोटी सी चीज हो, बहुत ही एक नॉर्मल किसी चीज के कारण हुआ हो, लेकिन इस वक्त पे वो आपको गैस नहीं करना है। लेट योर डॉक्टर diagnose you, and he will prescribe you whatever the medicines or whatever the condition, और जो भी चीजें हैं वो आपको डॉक्टर बताएगा, आप खुद डॉक्टर उस टाइम मत बनो। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, अब ये है कि अगर कोरोना इन्फेक्शन हो गया, चलो ठीक है, तो हम हार्ट पेशेंट की बात कर रहे थे, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन है तो वो डायबिटीज करेगा क्या हमें, हम डायबिटिक नहीं है लेकिन कोविड-19 हुआ तो डायबिटीज हो जाएंगे क्या, कोविड-19 हुआ हमें, अब हम हार्ट पेशेंट नहीं थे, क्या हम हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। तो मैंने डायबिटीज के लिए भी नो किया था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं हार्ट के भी बात बोलूंगा कि ये भी नहीं है, लंग्स का लगता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ये होता है, वो मेडिसिन सब चीज का असर पड़ता है, लेकिन आप हार्ट पेशेंट नहीं बन जाओगे। वो कुछ टाइम अगर कोविड हुआ आपको और रिकवर हो चुके हो, तो आप अच्छे खासे रिकवर हो चुके हो, पहले अगर आपको कोई बीमारी नहीं थी तो वो आपको बीमारी नहीं होगी। अगेन इज अ क्वेश्चन। हाँ, हार्ट पे असर पड़ेगा कि नहीं, तो भाई पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ेगा, लंग्स पे आपके असर पड़ेगा, डेफिनेटली समहाउ कोई डैमेजिंग इफेक्ट होंगे। वो होता है डैमेजिंग इफेक्ट इन सेंस उस ड्यूरिंग द पीरियड थोड़ा सा प्रेशर आता है सारी चीजों का, लेकिन अगर आप वहां से रिकवर होते हो सक्सेसफुली, फिर फर्दर ऐसा कुछ नहीं कि आपको हार्ट फेलियर वाली कंडीशन हो गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और भी अगर मुझे और भी बहुत ज्यादा आप पूछोगे, इज देयर प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज समथिंग लाइक, तो 1% पॉइंट, नॉट 1%, लेस देन 1% ऐसा कुछ हो गया आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ, कि कोरोना वायरस के साथ इन्फेक्शन से भी आप रिकवर हुए, तो ऐसा कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्ट की पॉसिबिलिटी है भी, लेकिन बाकी कुछ जो डायबिटिक और ये बाकी जो दूसरी डिजीज है उसका तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत है तो वो है, वो भी लेस देन 1% है। बहुत ही प्रेसाइज, बहुत साइंटिफिक वे में अगर पूछो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पूछोगे, अगर उस तरीके से मैं आंसर दूं तो ये, बट इन जनरल अभी तक तो कोई ऐसा कोई डेटा है नहीं, और इन जनरल नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे ही पूछ लोगे कि 1 मिलियन 2 मिलियन में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर वहां पे कंडीशन पैदा हो सकती है, क्योंकि जो काइंड ऑफ ड्रग डोजेज आपको दिए जाते हैं वो आपके हार्ट पे असर पड़ता है, तो वो अगर हार्ट आपका सस्टेन कर गया तो कर गया, नहीं तो थोड़ा बहुत है, तो वो बहुत ही लेसर चांस होता है। अगर आपको पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत ही वर्स्ट टाइप, वर्स्ट क्या मतलब, कोई बहुत ही मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, लेस देन मॉडरेट कंडीशंस, बहुत ही इनिशियल लेवल पे अगर प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम बढ़ जरूर सकती है, इतना जरूर हो सकता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए थे आप लोगों को बताने के लिए, और ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जो इसमें हो सकती है। तो ये आज के टॉपिक हमारा यही था कि कोविड का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे हार्ट पे, हार्ट पेशेंट्स पे, हार्ट के डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज पे, तो ये सारी है। स्पेसिफिकली मैंने किसी डिजीज की बात नहीं की है, लेकिन अगर आपको कोई है कि मैं चाहूँ कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ किसी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन सिम्टम्स पे, या जो भी आपका एक्सवाइजेड इच्छा है आप बोल सकते हो मुझे। मैं हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और मे बी सोशल इश्यूज में जनरल सभी पे नहीं बना सकता, अगर मुझे कोई इम्पोर्टेंट लगा कि मुझे किसी चीज़ पे बोलनी है, बात करनी है, तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम सब सोशल एनिमल हैं, हम लोग इस सोसाइटी में रहना है, तो डेफिनेटली हम सभी का एक ड्यूटी बनती है कि अगर कोई ऐसा सोशल इश्यूज हो रहा है तो हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करें। और आसपास आप देख रहे हो नाउडेज बहुत ही नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो आई एम बीइंग दैट पर्सन कि मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे भी थोड़ा मौका मिला है, नॉलेज है, तो मैं भी अपना पर्सपेक्टिव रखूँ और हम उस सोसाइटी से उस नेगेटिविटी को जितना कम कर सकें हम करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से मैंने सोशल इश्यूज को भी रखा है, बट मेरा मन नहीं है उन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैंने उसको रखा है सिर्फ इस वजह से कि हम लोग सब मिल करके हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ नेगेटिविटी को हम कम कर सके। तो इसी वजह से, तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक चाहते हो जहाँ पे आप चाहते हो डिस्कशन, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं,
डिस्कशन चाहते हैं या कोई गाइडलाइन चाहते हैं या कोई भी सजेशन एडवाइस चाहते हैं ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और कोई पर्टिकुलर हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी किसी रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं डेफिनेटली उसके बारे में बता दूंगा। तो कोविड-19 का सीरीज हमारा चलेगा कुछ टाइम। और जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमसे जुड़े रहिए, और हम लोग इसके बारे में हम फर्दर यहाँ पे आपको हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में अगर और सिर्फ हम वर्बल नहीं बोलते, यहाँ पे आपको फिगर एंड फैक्ट्स मिलते हैं। लेकिन यही है कि मैं फिगर फैक्ट में वीडियो में नहीं दिखाता, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपको पर्सनल मेल कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशूज। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ टाइम मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, उस पर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन और वो सारी नॉलेज आपको मिलेगी। और आपको मेरा मेल आईडी डॉक्टर आशीष झा, डॉक्टर आशीष झा, डॉक्टर विद डी आर आशीष झा @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैं बहुत ही जल्द वेबसाइट का भी आपको मैं मेल प्रोवाइड कर दूंगा, वेब मेल वगैरह, लेकिन वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली वो हम लेटर देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो मैं फर्दर वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।